एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, जैसा आपसे वादा किया था कि आपका 7 मार्च का एकदम असली पेपर में लेकर आऊंगा, ठीक है। 75 में से 75 नंबर आपको मिलने वाले हैं। देखिए ये है सेट ए, सेट बी, दोनों तरह के पेपरों का आज पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आंसरों को भी एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना बने, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य? मेघालय, ठीक है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई। 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना था? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है। स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता नगर कमेटी। यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी टिक मार्क कर दिए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपकी चिंता मुझे है, ठीक है। आपके लिए पूरा सॉल्यूशन एक साथ में लेकर आया हूं। 30 स्थानों की पूर्ति करिए। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते थे, ठीक है। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? पारदर्शिता नहीं होती। आपको चिंता नहीं करनी, 23 के 23 प्रश्न ही बताऊंगा, चाहे वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा एक एक चीजों को। 7 मार्च के दिन पेपर है और पूरी इस तरह से तैयारी कराऊंगा कि ठीक है कि आपको 75 से 75 नंबर आएंगे, ठीक है भैया। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के आज भी 90% से ज्यादा लोग जो लोग हैं वो राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी गरीब लोग हैं। चलिए ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। इसी तरह से आप, ठीक है, कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा आंसर को। वो ये आंसर है। पहला है जोड़ी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट हो गया है। बेल्जियम की जो भाषा है वो बेल्जियम की भाषा आपकी डच एवं फ्रेंच है। महिला साक्षरता दर, ठीक है, 54% है। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक, ठीक है। 2011 की भारत की साक्षरता दर थी 73%, ठीक है। यहां से देखिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। पेपर का स्ट्रक्चर भले ही किस तरह का होगा, 4 तरह के पेपर करिएगा कंप्लीट। इसलिए बीच में कह रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, एक तरह का पेपर देखते हैं और फिर बाद में ठीक है अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। देखिए हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मेरी वजह से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका रखती है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जो होती है वो जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और 2016 के में भारत जो है विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल एकदम राइट है। सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्योग रिलायंस और टिस्को है, असत्य बात है। 1805 की जो फ्रांसी की क्रांति हुई थी वो असत्य बात है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चौथा सत्य हो जाएगा। 5वां, लोकतंत्र जो होती है एक तरह का गलतियों का पुतला ही होता है, तो इसमें गुंजाइश, ठीक है, होती है गलतियाँ सुधारने की, यहाँ पर असत्य बात है, ठीक है। और ये अंतिम आपका असत्य है, ठीक है भैया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। सतत पोषणीय विकास क्या है? पूरा सॉल्यूशन में समझा रहा हूं, ठीक है। यहां से आप स्क्रीनशॉट पहले पेपर का लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो इन क्वेश्चनों को देखिए, उनका सॉल्यूशन दे पाना संभव नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। यहां से आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह पतन में अंतर। कार्नला क्या था? आयात शुल्क से क्या से है? औद्योगिक मजदूरों से क्या से है? जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की है ना वो बच्चे, ठीक है, अपने आप समझ रहे कि यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। पंचांग से क्या से है? ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? अधोसंरचना से आप क्या समझते हैं?
इसके बाद एक किन उद्योगों का वैश्वीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, वर्ष 1991 के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। जैव विविधता क्या है या हमारे मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। मुद्रा के कार्यों की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका बतानी है। एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित बताना, क्या यहाँ लोकतंत्र के लिए एक सही विकल्प है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां से देख लेते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। तो भारत में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि हम पहली जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी। ठीक है, जिसको हम रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किन के नाम जानते हैं, रेगर मिट्टी के नाम से। ठीक है, और दूसरी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। काली, जिसे हम देखिए कपास युक्त मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वहाँ जलोढ़ मिट्टी होती है। इनकी सबकी विशेषताएं भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पर प्रश्न आया है वो है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, तो 6 के नाम आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी के अथवा में सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। देखिए सतत पोषणी विकास का मतलब क्या होता है वो समझिए। ठीक है, देखिए विकास का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। पोषणी का मतलब होता है जिसे अच्छी तरह से हम, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है तो उसको कहलाते हैं पोषण, पोषण देना, उसको विटामिन मिलना। सतत का मतलब है निरंतर। तो निरंतर विकास चलने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सतत पोषणी विकास। अब ये किस तरह, तो वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जिसमें समझ में आ जाएगा। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो। मतलब विकास तो हम करें, प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, लेकिन हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां है उनकी जरूरतों को भी अनदेखा ना किया जाए। तो इसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणी विकास कहते हैं। किसे कहेंगे, सतत पोषणी विकास। कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो और साथ ही साथ जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां है उनकी जरूरतों को भी अनदेखा ना किया जाए, इसे भी विकास को हम सतत पोषणी विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 तरह से परिभाषाएं थी, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी, जो जमे वो लिख लेना, लेकिन वहाँ की सरल थी, थोड़ा सी अटपटे लैंग्वेज की यहाँ पर। चलिए इसके बाद में जो अगला है वो देखिए, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर है। देखिए जलोढ़ का मतलब क्या होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ की बनी, जो नदियों द्वारा। तो ये अधिक उपजाऊ होती है, ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। यहाँ मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, हल्का भूरा, और ये मिट्टी जो है काले रंग की होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और काली मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। ठीक है, 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर में बस इतना लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो। मृदा संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होगा, उसके नुकसान जो हो रहा है उससे उसकी रक्षा करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। अब मिट्टी की रक्षा करना किस तरह से, तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण। मिट्टी का जो कटाव है या बहाव है, ठीक है, यानी कि हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं और सिंपल लैंग्वेज में, मिट्टी के कटाव या बहाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ये इसी को हम कहते हैं। यानी कुल मिला के बात है, मिट्टी जो हमारी उपजाऊपन कमी हो रही, मिट्टी की उपजाऊपन को, उसको रोकना ही क्या कहलाता है,
मृदा संरक्षण। ठीक है, तो इसको रोकना है। ठीक है, तो ये किस कारण से हो रहा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसके कारण क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मृदा संरक्षण का के बारे में चैप्टर होगा। बस इतना सा लिख दोगे जब भी परिभाषा, तब भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गन्ना जो है नगद दाम की फसल है क्यों? देखिए, गन्ना जो है उससे पहले आप नगद या व्यापारिक फसलों का मतलब समझिए। नगद दाम वाली फसल उन फसलों को कहते हैं कि जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए नहीं किया जाता। जैसे हमारा गेहूं है, ये गेहूं जो है ये भी हमारे को पैसा तो देता है, लेकिन हम इसका उत्पादन जो है मुख्य रूप से जनता का पेट भरने के लिए करते हैं। लेकिन जो नगद गन्ना जो है वो क्या है? एक तरह की व्यापारिक फसल के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसका मतलब उद्देश्य ये होता है कि केवल और केवल धंधा बिजनेस करने के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा। तो देखिए, ठीक है, नगद और व्यापारिक फसलों का आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती। ठीक है, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है आपको कि जो नगद और व्यापारिक फसल है उसका मतलब यह है कि इसका भोजन के लिए मुख्य रूप से उत्पादन नहीं होगा। किसके लिए होगा? केवल और केवल धंधा पानी यानी कि बेचकर थोड़े से नगद पैसे प्राप्त किए जाए, इसलिए इसे नगद दाम की फसल कहते हैं। इसमें ठीक है, कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि है। इसलिए इन्हीं कारणों से क्या कहलाती है? जो गन्ना है वो नगद दाम की फसल कहलाती है। ये भी नगद दाम की फसल के उदाहरण ही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8वें का अथवा, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताइए। देखिए, खरीफ, ध्यान से समझिए, आप तो अंतर जीवन भर याद रहेगा। अब आपको खरीफ और रबी का किस तरह से वो समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है खरीफ। खरीफ का मतलब समझते हैं आप? जो हमारी बरसात में फसल बोई जाएगी। रबी का मतलब है जो ठंड में बोई जाएगी। ठीक है भैया, तो इनको याद करने की ट्रिक कैसे रहेगी वो समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा सोयाबीन है और गेहूं है, दोनों को यदि आप लिखोगे, जिसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है सोयाबीन, और एक तरफ लिख दिया मैंने गेहूं। ठीक है, इन दोनों में से नाम कौन सा बड़ा है? तो वही आपका बड़ा नाम वाला, और जो जिसका छोटा नाम है वो छोटा नाम वाला। देख लीजिए दोनों को। ठीक है, सोयाबीन जो है वो खरीफ में आ जाएगा, गेहूं जो है रबी में आ जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि जो खरीफ की फसल है वो मानसून के आगमन पर बोई जाती है। कहीं पे बोई जाती है? मानसून के आगमन पर। ये मानसून का समापन होने पर इसको बोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि ये फसल जो है मानसून के आगमन पर शुरू होती है, और ये जो मानसून ऋतु के संवाद में ठंड आएगा, शरद ऋतु, उसके आगमन पर बोई जाएगी। इन फसलों को पकने के लिए कम समय लगता है। सोयाबीन को आपने देखा होगा जल्दी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन गेहूं को पकने में अधिक समय लगता है। 2 नंबर का अंतर है, इसलिए 2 नंबर के लायक तो ये हो गया। पर साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि सोयाबीन है उनका उत्पादन कम होता है और गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये जो खरीफ की फसल है इनका उत्पादन कम होता है और रबी की फसल का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम रहेगा, इनका ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं उदाहरण में कि सोयाबीन, ठीक है, मक्का, ये सारी चीज़ में आएगी, और गेहूँ, चना इसमें और रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, विनिर्माण क्या है? ध्यान समझिए, विनिर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है? कोई भी एक वस्तु का उत्पादन हो गया। जैसे हमारी जो खेती है उसमें बोया गन्ना, अब जो गन्ना है उसका उत्पादन हो चुका है, यानी उसका निर्माण हो चुका है। अब उस गन्ने से कोई भी एक दूसरी तरह का उत्पाद बनाना, ठीक है, यानी कोई भी मूल्यवान वस्तु बनाएंगे, कोई भी उत्पाद बनाएंगे, जैसे चीनी, ठीक है, बांस से कागज, ये सब क्या है? विनिर्माण है। यानी कोई भी जो उत्पादन हो चुका है कोई भी वस्तु का, उस उत्पादन का फिर से दोबारा उसका रिवेन्यू करना, ठीक है, यानी नई चीज बनाना। जैसे कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना और अधिक मात्राओं में
वस्तु के उत्पादन करने को ही विनिर्माण कहा जाता है। समझ में आया? विनिर्माण क्या है कि जैसे जो बांस है उससे हमने क्या बनाया, कागज, तो कागज बांस से प्राप्त हुआ, चीनी जो है वो गन्ने से प्राप्त हुई, ठीक है, तो ये कहलाएगा गन्ने से चीनी बनाना एक तरह का विनिर्माण है। समझ में आ गया? इतना सही लिखना, ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर में पेपर में आने वाला है, ठीक है। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण कहा जाता है। इसी के अथवा में प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको बताना है कि खेती जो है और कंपनियां हैं ये दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी है पूरा के। तो आप सब जानते ही हैं कि जो भारत है हमारा वो कृषि प्रधान राष्ट्र है। हमारा जो देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान देश है। आज कृषि का जो विकास है वो पूर्णतः उद्योगों के विकास पर ही निर्भर है। जैसे अभी मैंने बताया गन्ने से चीनी, जितनी ज़्यादा चीनी का उत्पादन होगा उतने गन्ने का माल की गुणवत्ता में सुधार आएगा, उनका भाव बढ़ेगा, ठीक है। तो जो आज कृषि है हमारी उसका पूर्णतः विकास किस पर निर्भर हो गया है, उद्योगों पर। कृषि में उर्वरकों कीटनाशकों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे ठीक है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना खेतों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है और आज कृषि का जो विकास है पूर्णतः उद्योगों के विकास पर निर्भर है। कृषि में जो उर्वरक कीटनाशक है वो सारे के सारे, ठीक है, उनके लिए वो कच्चे माल, जब कंपनी बनेंगे ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए जो कच्चा माल है नी वो खेती ही हमारा काम करेगी। यहाँ कच्चा माल हमें सारे का सारा खेती से ही प्राप्त होता है। जैसे चीनी जो है उद्योगों के लिए गन्ना, चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है खेतों से प्राप्त होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कृषि हमारे उद्योगों का आधार है और इस प्रकार कृषि और उद्योग जो है साथ साथ बढ़ रहे हैं और वास्तव में इन दोनों का क्या है, निकट का संबंध है। क्या है, दोनों में निकटता का संबंध है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया, सरल शब्दों में बताया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है सीमा सड़क की स्थापना कब और क्यों की गई। सीमा सड़क संगठन जो है उसकी स्थापना 1960 में की गई। इसने बोला था कब की गई, अब क्यों की गई उसके बारे में आगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के परिवहन से समन्वित तथा तीव्र विकास करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। यानी कि क्या बोल रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उनमें सीमावर्ती जो इलाके हैं, सीमावर्ती मतलब जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, उन पर परिवहन को तेज गति से चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, उनका आर्थिक विकास करने के लिए यहाँ पर सीमा संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। जिससे क्या हुआ, प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके, ठीक है। सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। इसी के अथवा में है देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। अब देश के प्रमुख संचार साधन कौन कौन से हैं। संचार का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो एक दूसरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान करें वो संचार कहलाएं। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार, ठीक है। अब साधन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संचार के जो साधन हैं संचार के, वो है निजी संचार, जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, हमारे जो प्रेस है मीडिया वाले हैं, ठीक है, सिनेमा है आदि जो देश के समूह संचार के साधन हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसा लिखिएगा, देश के प्रमुख संचार के साधन है। थोड़ी सी यहाँ पर कोचिंग में जब लिखवाया था बच्चों को तो उन्होंने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने सुधरा दिया, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए अब अगला है डिजिटल भारत क्या है, ठीक है। डिजिटल भारत, डिजिटल जो भारत है वो ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत क्या एक तरह का कार्यक्रम है। अब किसके लिए, कि जो हमारा भारत है उस पर ज्ञान आधारित परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है,
तैयार करने का एक माध्यम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इनको दोनों को मिलाकर कल का जो आने वाला भारत है, ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर, यानी कि तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ठीक है, सिंपल है। डिजिटल भारत वास्तव में है क्या? डिजिटल भारत जो है ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल तरह कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो IT प्लस IT, यानी कि इसका मतलब भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी, यह अर्थात कल का जो आने वाला भारत है उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना है, साथ ही साथ तकनीक को केंद्रों में रखकर ध्यान बदलाव लाना है। ठीक है, इतना ही लिखिएगा, 2 नंबर का आता है वो तो। ठीक है, इसी के आगे वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका खाली था इसलिए वहाँ से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब है बंदरगाह और पत्तन। देखिए, समुद्री जो मार्गी में जहाज लाते और ले जाते हैं उनमें 2 तरह के स्थान रहते हैं। एक तरह को हम कह सकते हैं हमारा जो आराम करने का, ठहरने का स्थान रहेगा वो 2 तरह का रहेगा, एक तो बंदरगाह और दूसरा पतन। देखो, बंदरगाह से पहले आप पतन को समझिए। पतन का मतलब क्या है? जहां से माल को लादेंगे और उतारेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर भोपाल और उज्जैन, तो माल को यहां से हम चढ़ाएंगे, कहां से? भोपाल को यहां से ला देंगे और यहां उतारा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो लादना और उतारने वाले स्थान हैं इनको हम कहेंगे पत्तन। क्या कहेंगे? पत्तन। पर जो बीच में अब इंदौर पड़ेगा, देवास पड़ेगा, जो भी चीजें हैं, ये बीच वाला जो मार्ग है जहां पर व्यक्ति रुकेगा ढाबे के ऊपर, ठीक है, यानी कि रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, ठीक है, सोने बैठने की व्यवस्था होगी बीच में। जो भी इंदौर में रुकेगा वो भले उज्जैन में रुके, ठीक है, सॉरी उज्जैन नहीं, बीच में भले वहाँ वो, समझ में आ रहा है आपको, आष्टा में रुके या कहीं पर भी रुकेगा बीच में, लेकिन ना तो भोपाल ना उज्जैन, जो बीच का जो रास्ता है उस बीच रास्ते में कोई सी भी चीज़ बनाई ठहरने की तो वो कहलाएगी आपकी बंदरगाह। ठीक है, क्या है वो? बंदरगाह। और बंदरगाह क्या है? ये प्राकृतिक होते हैं अधिकतर, क्योंकि इनको समुद्र के अंदर निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी किया भी जा सकता कई जगहों पर। ठीक है, लेकिन अधिकतर ये पहले से ही होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो समुद्र वाली बात चल रही, तो समुद्र में आप सब जानते ही हैं, ठीक, उसमें बीच में कौन बनाया जाएगा? हालांकि अब नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा बनने लग गए, पर पहले से थे मौजूदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जलयानों और जहाज़ों के तट पर आने जाने और ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। समझ में आ गया? बंदरगाह की जो जलयानों है और जहाज है उनके तट पर आने जाने के और ठहरने के स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। जबकि पत्तन क्या है? पत्तन है कि समुद्र तट का वहाँ स्थान जहाँ जहाज में माल लादने का और उतारने का कार्य करता है, उसे कहते हैं पत्तन। ठीक है, बंदरगाह जो है चूंकि समुद्र के भीतर रहेंगे अधिकतर, तो जल की गहराई इनमें अधिक होती है, लेकिन पत्तन में जल की गहराई अधिक नहीं होती है, क्योंकि कहाँ पर आप सामान उतार लाओगे जहाँ पर समुद्र की कब होगा गहरा? ये प्राकृतिक होते हैं तथा इनका निर्माण भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होते, क्योंकि इनको बनाया जाता है कि कहाँ से हमें माल उतारना है। बढ़िया बाकायदे जैसे रेलवे स्टेशन रहता है ना, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है भैया, 3 अंतर है, 2 अंतर वैसे आते हैं। ठीक है, जलयानों और जहाज़ों के तट पर आने जाने और ठहरने के स्थान को बंदरगाह, और ऐसा स्थल जहाँ से माल को लादेंगे और उतारेंगे उसे कहेंगे पतन। बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होगी, पतन में जल की गहराई नहीं होती है। ये प्राकृतिक होते हैं, इनका निर्माण भी किया जा सकता है। ये प्राकृतिक नहीं होते, इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जबकि ये प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते, कुल मिलाकर बात ये है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कार्न ला क्या था? कार्न ला, नाम में ही लग रहा है कार्न ला, ला का मतलब था नियम, कानून। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो पहले आपने देखा होगा जो किसान थे
वो बहुत बड़े बड़े किसान थे, यानी कि उनके पास जमीन है ना 1000 एकड़, 10,000 एकड़, 5,000 एकड़ है। आज तो 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ से ज़्यादा नहीं, हेक्टेयर 3 एकड़, 3 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पर लेकिन पहले जो ब्रिटिश सरकार के ज़माने में जनता कम थी और किसान भी कम थे, ठीक, जनता कम थी, किसान स्वाभाविक कम होंगे। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे जमीनों के हमारे भूस्वामी थे, भूस्वामी मतलब जमीन के मालिक है ना, किसान बड़े बड़े। अब उन्होंने क्या किया, मक्का का जो आयात हो रहा था, आयात का मतलब क्या होगा, बाहर से मंगवाना, उस पर पाबंदी लगवा दी, क्योंकि वो बड़े बड़े थे, वो सरकार पर दबाव डाला, उन्होंने पाबंदी लगवाई, ठीक है, सरकार पर प्रेशर डाला, जिससे क्या हुआ था कि सरकार उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नियम लाई, जिसके कारण उन्होंने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिससे क्या फायदा था किसानों को कि उनकी मक्का का भाव बढ़े, ठीक है, जब उनको अधिक भाव मिलेगा तो पैसे अधिक मिलेंगे, इसलिए कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में, ठीक है, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यहां पाबंदी लगाई उसे ही कार्न लॉ कहते हैं। उस कानून को क्या कहते हैं, कार्न लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रश्न था, कार्न लॉ क्या है, समझ में आ चुका होगा कि ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े जो भूस्वामी थे उनके दबाव में रहकर मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी, मक्का बाहर से मंगवाना बंद कर दिया। तो जिन कानूनों के सहारे यहाँ पाबंदी लगाई थी सरकार ने, उन्हें ही क्या कहते हैं, कार्न लॉ का नाम से जानते हैं। समझ में आया इतना? चलिए, इसके बाद में अब इसी के अथवा में आयात शुल्क से क्या आशय। देखिए, आयात शुल्क जिस तरह से हम जो हमारे कोई भी वस्तु मंगाते हैं और उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है, ठीक है, जैसे हमने देश के अंदर मंगाया सामान या कोई भी बाहर से मंगाए तो भी जीएसटी लगेगी। लेकिन ये आयात शुल्क का मतलब ये है कि जो हमारी बॉर्डर के ऊपर हमने जैसे अमेरिका से कोई माल मंगवाया और माल मंगाने के बाद में जो बॉर्डर के ऊपर जो भारत में जैसे अंदर घुसेगा तो वहाँ पर बॉर्डर पर एक शुल्क लगेगा, जिसे ही हम कहेंगे आयात शुल्क, टैक्स, ठीक है। तो आयात शुल्क जो है किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है। आयात शुल्क क्या है, जब कोई भी दूसरे राष्ट्र से आने वाली वस्तु है उन पर वसूल किए जाने वाला टैक्स शुल्क ही आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ कर या फिर ये शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में अंदर आती है। मैंने कह दिया बॉर्डर पर, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर, 3 जगहों पर आयात शुल्क लिए जाते हैं। ध्यान रखना तीनों बातों को। आयात शुल्क कहाँ कहाँ पर लिए जाते, तो सीमा पर, बॉर्डर पर हो गया, बंदरगाह पर और हवाई अड्डे पर। इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत ही, ठीक है। अगला है औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है। औद्योगिक मजदूर, देखिए उद्योगों में यानी कारखानों में काम करने वाले मजदूर ही क्या कहलाते हैं, औद्योगिक मजदूर कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जो भी कंपनियों में जो काम करने वाले, ठीक है, हेल्पर होने रहेंगे, जिसे हम हेल्पर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, औद्योगिक मजदूर। जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आज से कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से होता है। यानी हम इसको परिभाषा के रूप में भी ढालना चाहे तो इस तरह लिख दीजिएगा कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को ही, ठीक है, औद्योगिक मजदूर कहा जाता है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। इसी के अथवा में सेठ हुक्म चंद कौन थे, तो भैया ये मारवाड़ी व्यवसायी थे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं व्यापारियों में सबसे ज़्यादा दिमाग जो तेज तर्राट रहते हैं वो मारवाड़ियों का ही चलता है। तो सेठ हुकुमचंद जो थे 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे, ठीक है। 1917 में क्या किया इन्होंने, कलकत्ता में इन्होंने देश की पहली जूट मिल लगाई और ऐसे मारवाड़ी थे जिन्होंने चीन के साथ भी व्यापार किया था। देखिए 2 नंबर में आता है, तो जानता आपको बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है भैया, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें और इसी उद्देश्य से हम मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, वेलम क्या है। मेरी जवाबदारी है आपको वार्षिक में टॉपर बनाने की। आप केवल जो चीज़ें बताई जा रही है उन्हें, देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, तो बिल्कुल जल्दी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कंप्लीट करिए। वेलम, देखिए वेलम क्या है, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह है। जो जानवर हैं
उनके चमड़ों से बनी हुई, जैसे हमारे जो कागज है, ये कागज किससे बना है? बांस से इनसे बना है। ठीक है, तो जो वेलम है वो वेलम क्या है? चर्मपत्र या फिर हम बोल सकते हैं जानवरों के चमड़े से बनी हुई एक लेखन सतह रहेगी, उसे हम वेलम के नाम से जाना जाता है। इसी के अथवा में है उल्मा और फतवा से क्या आशय है? तो उल्मा के किसको कहेंगे? देखिए, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उल्मा कहलाते हैं। ठीक है, इस्लामी कानून जानते थे उनके विद्वानों को क्या कहा जाता था? उल्मा। ठीक है, इस्लामी कानून जानने वाले। फतवा किसे कहते हैं? फिर ध्यान से दीजिए, अनिश्चय और या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान जो थे वहां मुक्ति के द्वारा, ठीक है, मुक्ति के द्वारा जाने वाले वैधानिक घोषणा को, ठीक है, फतवा कहते हैं। मतलब जो अनिश्चय या कोई सी असमंजस की घटना होती थी उसमें कोई भी जो उल्मा बोलते यानी इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, वो विद्वान कोई भी जो बातें कहते थे उसको क्या कहते थे? फतवा। ठीक है, वो घोषणा कोई भी बात की करते थे। चलिए अगला है त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना उंडलोस्क मुद्रा के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। ठीक है, तो ये 15वां है, बहुत सिंपल है, छोटा सा था। ठीक है, यहाँ पर आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। ठीक है, पंचांग याद कर लीजिएगा इसे। चांद सूरज की गति, ध्यान समझिए, पंचांग क्या है? चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारी देने वाला जो पंचांग है उसे कहते हैं वार्षिक पंचांग, या पंचांग भी कहते हैं, वार्षिक पंचांग भी कहते हैं। जो हमारे, ठीक है, ब्राह्मण जो समाज के गुरुजी होने रहते हैं, वो गुरुजी जो जिन चीज़ों को से हमको सब मिति तिथि बताते हैं, ठीक है, कि आज, ठीक है, 11 से या अम्मा से, ठीक है, जो भी चीज़ है वो आपकी जो क्या चांद सूरज की जो गति, ज्वार भाटा के समय, ठीक है, और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारियां देना ही क्या कहलाता है? वार्षिक पंचांग कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? देखिए, नाम में ही लग रहा है, हेडिंग में ही, ऐसा समाज को हम कहेंगे, ठीक है, ऐसे समाज को हम ज्ञान आधारित समाज कहेंगे जिसपे जो सारी क्रियाएं होगी, जो सारे कार्य होंगे, जो सारे हमारे द्वारा कर्म किए जाएंगे, वो सारे कर्म किसके द्वारा किए जाएंगे? ज्ञान पर के आधार पर, यानी नॉलेज के आधार पर कोई भी काम करेंगे, ठीक है, उस समाज को हम कहेंगे ज्ञान आधारित समाज। देखिए 2 नंबर का सिंपल है, देखते समझते हैं। वहाँ समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती हैं, ऐसा समाज जिसमें सभी क्रियाएं कैसी होती है? उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान आधारित समाज कहते हैं। दूर संचार तकनीक के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? दूर संचार तकनीक जो है हमारी आजकल जो टेक्नोलॉजी चली नई नई, उनके कारण ज्ञान आधारित समाज का विस्तार ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है, बस इतना सा लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोसंरचना किसे कहते हैं? अधोसंरचना, देखिए एक तरह की सुविधाएं हैं या क्रियाएं हैं जिनको हम अधोसंरचना कहेंगे। सारी चीज, जैसे उदाहरण समझिए, ऊर्जा परिवहन के साधन, बांध, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि शिक्षा विभाग, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब क्या है? अधोसंरचना है। जैसे किस तरह बोलेंगे कि वे सुविधाएं एवं क्रियाएं, ऐसी सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं। वे सुविधाएं और वे क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है उसे हम अधोसंरचना कहते हैं। जैसे ऊर्जा परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? ऐसे कौन से उद्योग है जिन पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? तो बैटरी जो है, ठीक है, देखो वैश्वीकरण का मतलब है
वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जो संपूर्ण राष्ट्र वो एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे, यानी सारे देश मिलकर, कोई सा भी देश जैसे पाकिस्तान या अमेरिका है तो अमेरिका में जाकर मैं कंपनी खोल सकता हूँ, वहाँ के देश वाला आके यहाँ पर कंपनी खोल सकता है। ये सारे जो देश मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे, सबका उद्देश्य यही होगा कि देश को आगे बढ़ाए। ठीक है, ठीक है भैया, सारे राष्ट्र मिलकर आगे बढ़े। तो इसके कारण इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ा? बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जो बैटरी है, ठीक है, संधारित्र है यानी कि जो सेल है, प्लास्टिक और खिलौने हैं, टायर है, डेयरी उत्पाद है, डेयरियों के उत्पादक, खाद्य तेल है, इन सभी के ऐसे उदाहरण हैं जो ये जो बदलता हुआ दौर है, इस बदलते हुए दौर में कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाए। आज बैटरी को कौन लाना चाहता? 24 घंटे लाइट हो गई, ठीक है, खत्म हो गया, समझ गए आप। सेल, पहले वो सेल वाली बैटरी चलती थी, कितनी चलती थी, अब चल रही क्या? नहीं चल रही। ठीक है, खिलौने भी तरह तरह के अब खत्म होते जा रहे हैं, अलग अलग तरह के खिलौने आ गए। ठीक है भैया, टायर उद्योग में भी कमी आ गई, क्योंकि अब ऐसे टायर जो पंचर ही नहीं हो रहे धीरे धीरे। डेयरी उत्पाद, ठीक है, डेयरी के जो उत्पाद हैं वो भी खत्म, धीरे धीरे नष्ट हो रहे। तो ये जो है ये क्या है, इसे उदाहरण है जहां प्रतिस्पर्धा के कारण ये छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी हुई है, यानी ये पूरी तरह बंद होने के कगार पर हो गए। कई इकाइयां तो बंद हो गई है और जिनके चलते अनेक जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो गए हैं। तो इतना लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 था आपका। वर्ष 1991 से पूर्व भारत की जो विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, वहां देखते हैं। जो 1991 है उस तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया था, यानी बाहर से कोई भी आइटम या कोई भी वस्तु नहीं मंगाई जाएगी। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है मैंने कि वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुओं का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने रखने के लिए और संरक्षण की नीति को अपनाया गया। यानी कि जो बाहर से जो देखिए कंपटीशन आज बढ़ रहा है, आप समझ रहे, जैसे चीन का माल आ रहा है भारत में, तो वहाँ के जो आइटम है खिलौने हैं, जो हमारे देश में खिलौने हैं वो यदि 5,000 के मिलते तो वही आइटम वो आपको उससे ज़्यादा सुविधा है 2,000 वाले आइटम में दे देगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, जो बाहर के जो कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ऐसा किया गया था कि ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, इसलिए ये विदेशी व्यापार नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ गया था कि वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुएं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। देश के जो उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने रखने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इस अवधि में व्यापार जो है वो बहुत ही धीमी गति से चला। ठीक है, क्योंकि बाहर से अब जब आइटम नहीं तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है भैया, तो ये इसका आंसर था, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है, यहां मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो समझते हैं जैव विविधता क्या है। देखिए इसका जो आंसर है आप यहां से देखिएगा, क्योंकि यहां पर सिंपल लैंग्वेज में है। देखिए जैव विविधता का मतलब क्या है, किसी भी जो प्राकृतिक प्रदेश है उनमें पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु, ध्यान समझिए, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा जो पालतू जीव जंतु है, ध्यान समझिए, जंगली और पालतू जीव जंतु पूरे आ गए, साथ ही साथ पेड़ पौधे, इनकी जो प्रजातियां है इनकी अधिकता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। यानी कि पेड़ पौधे भी आ गए और सारे के सारे जीव जंतु भी आ गए, इनकी सभी की जो उपलब्धता है, इनकी अधिकता है, इनकी बहुलता है, इसी को ही कहते हैं जैव विविधता। ठीक है भैया, सिंपल है। तो 2 नंबर में इतना सा लिखना है आपको। और आगे का जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे चीज आ गए इसमें। देखिए मनुष्य भी आ गया, यानी कि जीव जंतु भी आ गए, पालतू जीव जंतु भी आ गए, जंगली भी आ गए, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी आ गए। तो यानी कि ये जो है मानव की जो अनेक आवश्यकता होगी, जैसे पेड़ पौधे से आवश्यकता पूरी होती है, आप सब जानते हैं,
ये पेड़ पौधे या फिर फसल है जो इनके कारण ही तो क्या होता है, मनुष्य का जीवन चक्र टिका हुआ है। तो जैव विविधता के कारण ही मनुष्य को अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। यानी कि ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मानव का अस्तित्व ही क्या रहेगा, तो जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। अतः जैव विविधता जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, क्या लिखोगे आप कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो प्रजातियों की अधिकता है उसी को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की वस्तुएं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राप्त होती है जिससे उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ रहता है। अतः हम कह सकते हैं जैव विविधता जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में है, देखिए भारत में जो वन है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो देखिए आरक्षित वन किसे कहते हैं, देखिए देश के जो आधे से ज्यादा वन है उन्हें आरक्षित वन घोषित किया गया है। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है उनको आरक्षित वनों को सबसे पहले मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, इतना सा लिखिएगा। इसके बाद में रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार भारत के जो कुल वन क्षेत्र है उसका 1/3 भाग रक्षित है। ठीक है, इन रक्षित मतलब इसकी रक्षा करनी पड़ रही है। ठीक है भैया, और वन विभाग के अनुसार क्या हो रहा है, भारत के कुल वन में इसका 1/3 भाग यानी तीसरा हिस्सा, ठीक है, 3 पेड़ में से 1 पेड़, इनको रक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। इन वनों को और अधिक, उन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इसी के अथवा में है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, ठीक है, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होती है उन्हें क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहेंगे। ठीक है, दो कुछ तो आरक्षित और रक्षित में चले गए और बचे कौन है, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी या अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 इसमें दिया गया, एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है इसलिए आप आज बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के अथवा में व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, एटीएम क्या है। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहां से मुद्रा के प्रमुख कार्य, इसके बाद में यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें दिया गया है हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो ये एक प्रश्न रहा इसका। ये अथवा का प्रश्न, तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22, भारत के जो लोग हैं उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। इसके बाद में यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3, और सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में राजनीतिक दल की भूमिका। और ये जो अंतिम इसके अथवा का एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण से समझाना है। तो ये सेट ए पूरी तरह हमने कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। अब सेट बी का पूरा सॉल्यूशन दूंगा जिस तरह सेट ए का 1 से लगाकर 23 तक का दिया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए सेट बी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। सी रबी की फसल है। ठीक है, तो इसमें से रबी की फसल जो है वो है आपकी चना, क्योंकि चना जो है वहां ठंड में बोया जाता है और ठंड वाली फसल को कहते हैं रबी की फसल। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? ठीक है, तो चेन्नई एकदम राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, यहां से देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? ठीक है, 1960 में सीमांत सड़क संगठन स्थापित किया गया था। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो लगभग 20 करोड़ लोग। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4। इसी तरह हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला देखिए यहाँ पर, ये पहला का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरे का आपका चेन्नई है। ठीक है, तीसरे में आपका 1900 यानी कि 196 सिटी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 बिलियन आ जाएगा। और पांचवे का यदि बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ये 1956 आ जाएगा और 3/4। ठीक है, ये। अब रिक्त स्थान को देखिए, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। ठीक है, मैंने पहले से भर लिए थे जितने जो चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि कम समय आपके पास है और मेरी वजह से, देख लीजिए, मेरी वजह से आपको 75 में से 75 नंबर मिले तो मुझे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब आप करें या ना करें। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तरह तरह के कमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। तो मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। मेरा जो जीवन का लक्ष्य केवल इतना सा है कि आपकी जब मार्कशीट आए तो उसमें मेरा कुछ हिस्सा रहे। कैसा हिस्सा? कि मेरी वजह से यदि आपको, ठीक है, 10% या 20% ज़्यादा बनी, जैसे आपकी 70 बनने की थी, ठीक है, आपके 80-85% बनी, ठीक है, तो जीवन भर आप मुझे याद करोगे। ठीक है, यही मैं आपके दिलों में बसना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तो यही मेरा उद्देश्य, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही होता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में है सही जोड़ी, वायु प्रदूषण का कारण। ठीक है, वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी जो है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय की बात करें तो असम आ जाएगा। गैर प्रजातंत्री देश चीन। ठीक है, नेपोलियन की हार 1815 और कांडला का आ जाएगा आपका गुजरात। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, ये सही जोड़ी एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का किया जाता है। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की जो भाषा है वो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र में होता है? तो तृतीयक क्षेत्र में होता है। जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, उनको मैं, ये तो आप याद कर लोगे, क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको कठिनाई होती तो मेरी जवाबदारी है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे। सत्य बात है। ठीक है, भारतीय संघ की कई इकाइयां बहुत ही कम अधिकार है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरा जो है वो असत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, छठा आपका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिए ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, यहां पर देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं?
उदाहरण दीजिए। ठीक है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चनों का मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले पेपर देख लीजिए ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको प्रश्न पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा हिंदी मीडियम वालों का पूरा, देख लीजिएगा। आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग के नाम पर जो आपका अपना चैनल है एनसीईआरटी कोचिंग, इस चैनल के नाम से बहुत सारे लोग आपसे फर्जी पैसे ले रहे हैं। ठीक है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जो वेबसाइट है, ठीक है, इसी चैनल के थंबनेल उठाकर वहाँ पर रख रही है, बच्चों को भ्रमित कर रही है। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि, ठीक है, कि आपको दूसरी जगह के वीडियो नहीं देखना है। मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको किसी को भी 1 रुपया शुल्क नहीं देना है, बस सीधी सी बात है। सारी चीज़ें मैं वीडियो में बोल रहा हूँ एकदम फ्री सारी चीज़ें दूंगा, मैं 1 रुपया शुल्क नहीं लूँगा जीवन भर। ठीक है, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। आप तो अच्छे अंक प्राप्त करिए। फिर मैं बता दूं, मेरा उद्देश्य यही है कि मार्कशीट जब आए आपकी, ठीक है, अंक सूची जब आए तो आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर हो, बस वो खुशी की लहर में ही, ठीक है, मुझे पूरी संतुष्टि है। ठीक है भैया, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय है। सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर। ठीक है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है भैया, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों। राज्य राजमार्ग से क्या आशय है। हायर परचेस व्यवस्था क्या है। वीटो निषेधाधिकार से क्या अर्थ है। जाबर कौन थे। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। गुटखा से क्या आशय है। कंपोजिटर व गेली क्या है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कब, कहाँ और कैसे विकसित हुई। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पूरे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा, जैसा वादा किया है पूरा निभाऊंगा। 4 तरह के पेपर बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, 4 तरह के पेपर कर लीजिए। 75 में से 75 नंबर मेरी जवाबदारी है। ठीक है, हिंदी में भी वही आया था जो बताया था, पर ठीक है, जिन बच्चों ने, अब देखिए कि एक तरह का पेपर देखते हैं और तरह तरह के कमेंट करते हैं फिर, ठीक है, तो इसलिए आप चारों तरह के पेपर देखिए और फिर मिलान करिए। ठीक है, आता है या नहीं आता है। ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से एकात्मक शासन के दोष बताने हैं। हमें भारत में औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या जरूरत है, ऋणों की। ठीक है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं। लौह और अलोह खनिज के बारे में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर। तो ये टोटल 23 प्रश्न थे, मैंने 23 प्रश्न तो आपको पूरे बता दिए। चलिए, अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, यहाँ से हम बढ़िया से सॉल्यूशन को समझते हैं। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, उदाहरण दीजिए। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे हो रही है, जीव मंडल से होती है। किससे, जीव मंडल से, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीन व्याप्त होता है, यानी कि यहाँ पर जीव है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने तैयार किए तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तथा जिसमें क्या है, जीव व्याप्त है, मानव है, वनस्पति जात है, पशुधन है, इनमें सब में क्या है, जान है, कुल मिलाकर बात है। अजैव संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, निर्जीव, उन्हें कहते हैं अजैव। उदाहरण के लिए चट्टान, धातुएं, कोयला, गैस आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के अथवा वाला जो प्रश्न है वहां देखिए क्या है, प्रश्न को देखते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए मृदा अपरदन को समझ लेते हैं। तो देखिए, मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है कटाव या बहाव। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कटाव या बहाव। तो मृदा का जो कटाव होगा या उसका बहाव होगा, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। 2 नंबर का, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अगला देखते हैं, पवन अपरदन किसे कहते हैं। देखिए, पवन अपरदन, ध्यान से समझिए। पवन अपरदन का मतलब क्या है, अपरदन का मतलब यह बताया हमने, कटाव या बहाव। तो भैया देखिए, पवन यानी कि हवा, हवा के द्वारा जब मिट्टी ठीक है बहेगी, उड़ेगी, तो ठीक है, आप जानते हैं कि हवा के द्वारा क्या है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाएगी, बस यही कहलाएगा आपका पवन अपरदन। देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मिट्टी यानी कि मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया। ठीक है,
किसके द्वारा? हवा के द्वारा जो मिट्टी है उसको उड़ाने की प्रक्रिया, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। देखिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझा रहा हूं। यही प्रश्न आएंगे, हुबहू आएंगे, पूरी गारंटी, आप अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। जिन बच्चों को भरोसा है वो कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यही मैंने कोचिंग में भी पढ़ा है, यही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप और कोचिंग में कोई मतभेद नहीं है, आप भी मेरे एक परिवार की तरह हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो हवा के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पवन अपर्दन कहलाती है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, अगला है समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न आपका? समोच्च जुताई। देखिए समोच्च जुताई का मतलब क्या है? जो ढाल वालू क्षेत्र होते हैं ना, ठीक है, उन पर कैसे बताऊं आपको, यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपके ढाल है, जैसे कोई भी एक जमीन है वो इस तरह की है, ठीक है, जैसे यहां पर है, ठीक है, ये इस तरह की जमीन है ढालू, तो इन पर क्या करेंगे? खेती इस तरह से खेती करेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ताकि यहां से जो मिट्टी बहे वो यहां आकर रुक जाए, यहां से थोड़ी बहुत यहां रुके, यहां रुके, इस तरह मिट्टी का जो कटाव है वो थोड़ा सा, मिट्टी का कटाव तो होगा भैया, जैसे आप जानते हैं कि ढालू क्षेत्र थोड़ा बहुत तो होगा, पर उनको काफी हद तक रोका जा सकता है, बस इसे कहते हैं समोच्च जुताई। देखो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, ठीक है, ढाल वाली जो भूमि है उस पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है, ठीक है। अब खरीफ की फसलों के नाम देखिए, रबी, रबी का मतलब क्या होता है? देखिए ये तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे, पर आपको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। रबी, रा से रबी हो गया है, ठीक है, खा से खरीफ हो रहा है, पर दोनों में अंतर देखिए, इसमें 3 आपके क्या है? अक्षर है, इसमें 2 अक्षरों से मिलकर बनाए, तो जिसमें 3 अक्षर है यानी कि सोयाबीन और गेहूं, 2 ध्यान नाम दीजिए, तो सोयाबीन और एक गेहूं, दोनों में आप बताइए छोटा कौन है? गेहूं, लिखने में गेहूं छोटा रहेगा, तो यहां पर रबी भी देखिए छोटा है, गेहूं भी छोटा, खरीफ यानी कि सोयाबीन और खासे खरीफ, खासे सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहां से ध्यान से रख लीजिए बात को कि देखिए गेहूं आ गया इसमें, अब गेहूं के साथ साथ आप जो समझ गए जो जो आइटम बोए जाते हैं, जो मटर, चना, सरसों, ठीक है, ये मुख्य रूप से कौन सी? रबी की फसल है, ठंड में बोई जाने वाली फसल। खरीफ जो है बरसात में बोएंगे, तो यहाँ इसमें सोयाबीन आएगा, मक्का आएगी, चावल आएगी, बाजरा आएगा, तुअर आएगी। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है विचार कि जो मक्का है वो तो ठंड में भी बोते, गर्मी में भी बोते, पर लेकिन जो मुख्यतः है इसको फसल ये मुख्य रूप से बोई जाती है खरीफ में, ठीक है ना, बारिश में, इसलिए इसको खरीफ की फसल कहा जाता है, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था पहले वीडियो में कि मक्का जो है सर वो तो रबी की फसल भी हो सकती है क्योंकि रबी में भी बोई जा सकती है, तो नहीं भैया, ठीक है, मक्का जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगी क्योंकि उसका जो बोने का सीजन रहेगा था वो सिंपल सी बात है बारिश में बोई जाती है। अब देखिए भारत में उगाए जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? तो देखिए मुख्य रेशेदार फसलें, कपास, देखिए रेशेदार फसल का मतलब क्या है? जिनसे रेशे प्राप्त हो, ऊन प्राप्त हो, ठीक है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। आधारभूत उद्योग किन्हें कहते हैं या इनसे क्या से उदाहरण सहित समझाइए। देखिए आधारभूत ऐसे उद्योग जो अन्य दूसरे उद्योगों के लिए क्या करे? आधार का काम करें, नीचे नींव का काम करें, तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, क्या होते हैं? वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के क्या होंगे? आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हो गया, ठीक है। तो ये सब उद्योग कौन से उद्योग है? आपके आधारभूत उद्योग। सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी होगी। आधारभूत उद्योग क्या है कि जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार का काम करेंगे, ठीक है, तथा उनके संचालन और उनके निर्माण के काम में आते हैं, बस वो कहलाएंगे आपके आधारभूत उद्योग। चलिए अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, जैसा कि आप सब जानते हैं क्योंकि ये उद्योग से रिलेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सारे जो पॉइंट रहेंगे वो उद्योगों से संबंधित ही रहेंगे। कारखानों की चिमनियों को ऊंची बढ़ानी चाहिए, ठीक है। उद्योगों में कम से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए,
यानी कि कारखानों में किन क्या करना पड़ेगा कि जो कम प्रदूषण फैलाए वो ऐसी प्रौद्योगिकी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। प्रदूषणकारी उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सड़क परिवहन के कोई 2 गुण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए सड़क परिवहन का मतलब है कि जो सड़क है उसके कारण कौन कौन सी हमको विशेषताएं मिली, कौन कौन से हमको लाभ हुए, वही चीज आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। जो सड़कें हैं वो उबड़ खाबड़ जगहों पर भी बनाई जा सकती है। आप जैसा कि जानते हैं कि रेल से यदि तुलना करें तो जो रेल है वो सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, इस उबड़ खाबड़ जगहों पर नहीं चलेगी रेल, लेकिन जो हमारी सड़क है वो उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में चला जाएगी। साथ ही साथ सड़कें जो है गाँवों को किससे जोड़ती है, शहरों से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति के परिवहन के लिए सड़कें जो है द्वारा ही संभव है। ठीक है, मतलब छोटी और कम दूरी की जो वस्तुएं ले जाएंगे, मतलब कुल मिला के बात है कि कम दूरी तक पहुंचाएं। जैसे मान के चलिए 4-5 किलोमीटर तक सामान ले जाना तो वहां पर रेल का प्रयोग नहीं करेंगे। लंबी दूरी के लिए रेल है, लेकिन कम दूरियों के लिए और छोटी मोटी वस्तुओं को तीव्र गति से ज़्यादा तेज स्पीड से पहुंचाने के लिए सड़क के द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है। तो 3 लक्षण यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद है अगला है परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर। देखिए परिवहन के साधन और संचार के साधन, देखिए परिवहन का मतलब क्या है, वो धरती पर चलते जो। संचार मतलब क्या है, जो विद्युत तरंगों से संचरित होंगे। तो ये जल, धरातल और वायु पर चलते हैं। ठीक है, जल में भी चलेंगे, धरती पे मतलब धरती पर ही रहेगा सारी चीज, पर ये जो है ये विद्युत तरंगों से संचरित होते हैं। परिवहन के साधन यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, परिवहन के जो साधन हैं वो यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करेंगे, लेकिन जो ये विद्युत तरंगों से संचरित होंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ने लिखा हुआ है कॉपी, तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने उनके हिसाब से लिख दिया, वो तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा रहा हूँ इसलिए वीडियो बना दिया। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पर आप संचार के साधन सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये 2 अंतर आपके हो चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में है रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है। ठीक है, तथा क्यों। जो रेल परिवहन है वो कहां पर अत्यधिक, मतलब रेल परिवहन के आपको यहाँ पर गुण बताने, कुल मिलाकर बात है। आपसे पूछ ले कि रेल परिवहन के गुण बताइए, तो वो यही रेल परिवहन के गुण है। देखिए भारत में जो रेल परिवहन है वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन ने मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक है, क्योंकि रेल यात्री तथा माल ढोने का यहाँ प्रमुख साधन है। जो रेल है वो किनको, यात्री और माल ढोने का एक प्रमुख साधन है। रेल एक परिवहन से कई तरह के कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे व्यापार, तीर्थ यात्रा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तीर्थ यात्रा, माल की ढुलाई आदि। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। राज्य राजमार्ग से क्या आशय है, राज्य राजमार्ग देखिए वे सड़कें जो राज्यों के विभिन्न जिलों को आपस में राजधानी से जोड़ेगी। ठीक है, ध्यान समझिए, जो राज्यों के विभिन्न जिलों को आपस में किससे जोड़ेगी, हमारी राजधानी से जोड़ेगी, वो राज्य राजमार्ग कहलाती है वे सड़कें। ठीक है, या फिर वो ऐसी सड़कें राज्य राजमार्ग सड़कें कहलाएगी और ऐसा मार्ग आपका राज्य राजमार्ग कहलाएगा। इसे राज्य महामार्ग भी कहते हैं। इसके विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देखिए, हायर परचेस क्या व्यवस्था थी। हायर परचेस जो है ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और कि उनकी जो कीमत है वो उन्हें साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। जो आजकल ये जो नाम है आप समझ सकते हैं, जिसको हम समूह कहते हैं। आज हर गांव में ठीक है समूह चलता है, उसमें क्या होता है, इनकी किस्त होती है 15 दिन की, कि 20 दिन की, 1 माह की। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर साप्ताहिक 7 दिन की किस्त, जो भी है वो यही क्या है, हायर परचेस है। तो हायर परचेस एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं किस पर लेते थे, कर्जे पर, और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। ठीक है, अब है अगला, वीटो या निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। ठीक है, वीटो या निषेधाधिकार का के सहारे एक ही सदस्य की असहमति
किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, सॉल्यूशन उपलब्ध कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है, साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। यही पेपर में आएगा, फिर बोल दूं। ठीक है, जाबर कौन थे? जाबर क्या थे? मिस्त्री थे, सरदार थे। इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति जो होते हैं वो नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक जाबर रखते थे। जैसे मान लिया मुझे कर्मचारी की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है, तो क्या मालिक जो है, कंपनी का मालिक, वो हर एक मजदूरों की सिलेक्शन करेगा क्या? ठीक है, तो वो कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखेगा जो उनको, ठीक है, सारी चीजें सुविधाएं दे दे, यानी कि बाहर से जो मजदूर आए उन सबका इंटरव्यू ले ले, ये वगैरह वगैरह काम। तो इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जाबर रखते थे। कितने जाबर? एक जाबर। जाबर कोई भी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जाबर कैसे था? मतलब कोई भी जो पुराना कर्मचारी, जो उसका विश्वास के लायक कर्मचारी होता था, उसी लगाते थे, नहीं तो वरना पता चलेगी ऐसे फर्जी आदमी को रख ले, ठीक है, कंपनी को बर्बाद कर दे। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय? नाम में ही लग रहा है औद्योगिक। औद्योगिक उत्पादन, उत्पादन का मतलब है पैदावार करना। अब किसमें? जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से। यानी आप इसको परिभाषा के रूप में और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसे लिख दीजिएगा कि ऐसा उत्पादन जो उद्योगों या फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जाता है, ऐसा उत्पादन, ठीक है, या फिर जब कोई भी वस्तु, देखिए अब आप इस परिभाषा को ऐसा लिखिएगा, जब कोई भी वस्तुओं को फैक्ट्रियों या उद्योगों में उत्पादित किया जाता है या बनाया जाता है तो उसे, ऐसे उत्पादन को हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। कुल मिला के बात सारांश यही कि फैक्ट्रियों में जो भी सामान बनेंगी, वस्तुएं बनेंगी, वो कहलाएगी आपकी औद्योगिक उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चेकबुक या गुटखा से क्या आशय है? देखिए, चेकबुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉकेट के साथ, ठीक है, मान के चलिए जैसे यहाँ पर ये आपका कवर है मोबाइल का, ठीक है, ये मोबाइल का कवर है, तो इतनी बड़ी जो आपकी, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पर इस तरह का इतनी बड़ी जो बुक रहती है, ये चेक बुक है, ठीक है, ये इतना सा, ठीक है, ये तो ये चेक बुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी में की मुद्रण क्रांति के समय बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी। अगला है, कंपोजिटर व गैली क्या है? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो छपाई करने वाला व्यक्ति था वो कहलाता था कंपोजिटर, ठीक है भैया। और जिन धातुओं के फ्रेम पर जिसमें टाइप बिछाकर इबारत की जाती थी, मतलब कुल मिला के बात है जिस पर टाइप की जाती थी, जैसे पेज है, ये पेज तो हो गया आपका गैली, लेकिन जो कंपोजिटर है, अभी ये जो व्यक्ति इसको छापता था वो कहलाता था कंपोजिटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर ये क्या है, अभी पेज के ऊपर नहीं होती थी, धातु पेन पे की जाती थी पहले, ठीक है, पहले इतिहास हिस्ट्री के बारे में बात कर हो रही यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। कहां पर हुई? चीन में, जापान में, कोरिया में। यहां छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज ये दोनों तरफ छिपाई करना संभव नहीं था, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली के किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, ठीक है, याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, यही पेपर में आने वाले हैं। गुटेनबर्ग कौन था? देखिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं ताकि मैंने बता दिया आपको, ताकि कम समय में मिल जाए, याद आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रहता है सोशल साइंस का याद करना, और मैंने सबसे सरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल है, आप एक या दो बार पढ़ोगे जिसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। वो तो आप एक साथ पूरे प्रश्न देख रहे थे, एक साथ एक तो याद नहीं हो सकते, ठीक है, आप सब जानते हैं, पर मैं एक साथ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से कवर कर पाएंगे। गुटेनबर्ग के जो पिता है व्यापारी थे। गुटेनबर्ग कौन था? तो गुटेनबर्ग का जो पिताजी है वो व्यापारी थे। वहाँ खेती की एक बड़ी रियासत
में पल बढ़कर बड़ा हुआ। कौन? गुटेनबर्ग कौन था? मतलब ये इसका जो बचपन है, ठीक है, वो मशीनों को देखते देखते ही बीता। मतलब इसका पिताजी तो एक बड़े व्यापारी थे, वो खेती के एक बड़ी रियासत में पल भरकर बड़ा हुआ। कौन? गुटेनबर्ग। वहाँ बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आता था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। ठीक है, जब कंपनी का उद्योगों को देखते देखता है तो कंपनी ही खोलेगा भैया। ठीक है, अब किसान का बेटा किसान ही करेगा फिर वो तो। ठीक है, उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की महारत भी हासिल की। तो ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं यहाँ से। गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो व्यापारी थे, वहाँ खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वहाँ बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आता था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ने की महारत हासिल की। ठीक है, और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर उसने अपने नए आविष्कार में किया। ठीक है, उसने नए नए तरह के आविष्कार किए। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण देखना है। ठीक है, मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, जो खेती बाड़ी से संबंधित है। ठीक है, कृषि करना भी आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र आएगा गन्ने से चीनी लाना, यानी उद्योग से संबंधित। तृतीय क्षेत्र जो है संचार वाला मैटर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के अथवा में सेवा क्षेत्र क्या है? देखिए, वहां क्षेत्रक जिसकी गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न होती है, जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन होने वाली वस्तुओं की प्रक्रियाओं में सहयोग करेगा, ऐसी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र कहलाएगी। यानी कि कुल मिला के बात यह, ध्यान समझिए इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि प्राथमिक में, देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक में है मछली पालन। जैसे अब मछली पालन यानी खेती बाड़ी की, जैसे मान लिया गन्ना उगाना आपका प्राथमिक हो गया। गन्ने से चीनी बनाना उद्योगों में बनी तो वो द्वितीय आ गया। अब तृतीय में क्या आएगा? उसकी सेवा, मार्केट में जो बिजनेस लेवल की जो काम होंगे वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। ठीक है, चूंकि तृतीय क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण आप बता सकते हैं, दर्जी, पुजारी, कॉल सेंटर के कर्मचारी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करेगी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या है? वे कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपने वस्तुओं का उत्पादन करती है, अपनी सेवाओं को देती है। ठीक है, वे कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगी और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचेगी। ऐसी कंपनियां आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगी। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को लाभ हुआ? ठीक है, तो शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से नए नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। ठीक है, तो ये आपके 17 क्वेश्चन अभी तक पूरे हो चुके। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को बताइए। देखिए, जैव विविधता का मतलब यह है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संख्या, दो चीजें इसमें, एक तो पेड़ पौधे भी आ गए और सारे जीव जंतु आ गए, तो इनकी कमी आ रही है। इसको कारक बताना कौन कौन से कारणों से इनमें कमी आ रही है कुल मिलाकर। तो पहला है, जंगलों में आग लगने के कारण जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि के निर्माण के कारण भी वन नष्ट हुआ है। पशुओं की खाल, मांस एवं हड्डियों के लिए जीवों का शिकार किया गया, जिससे कई जीव लुप्त हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों मिलकर जैव विविधता कहलाएंगे। तो आप थोड़े से पॉइंट पौधे के लिए दिए यहाँ पर, पेड़ पौधों के, और थोड़े से जीव जंतु के। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वन जो है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, वनों एवं पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है, अतः यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट है। नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, वन वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। किसको? वायुमंडल को। और वायु प्रदूषण को भी क्या करते हैं? कम करते हैं। वन वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, जो हमें वनों से लाभ है वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है। इसके बाद अगला देखिए, वन जो है जलवायु को सम बनाए रखते हैं। वन जल के बहाव को रोकते हैं, जिससे भूमि का कटाव भी रुक जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, यहाँ से
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से आपके जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू हो गए हैं। अब ये संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है। ठीक है, तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़े वीडियो बनेंगे वरना। ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखिए एकात्मक शासन के दोष। ठीक है, इसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर ये 20, टोटल 23 प्रश्न हैं और ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन बचे हुए उसमें। अब अगला है केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताना है। तो यहां से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आंसर का। इसके बाद में यहां से ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है या इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, बच्चों ने नहीं लिखा है, यहाँ पर छूट गया। लौह और अलोह खनिज के बारे में बताइए। यहां से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, पढ़िएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं वार्षिक पेपर में आपके। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ये प्रश्न हुए आंसर इसका, ये दूसरा स्क्रीनशॉट। और क्वेश्चन नंबर जो 23 इसमें किसी भी राजनीतिक दल में क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो ये है अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत तैयार करना। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब ये अंतिम यहाँ पर, और क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर, 3 अंतर है, 1 पॉइंट और बच्चे